सार संग्रह के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर और आज के हम डेली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो आप कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी ढंग से हो रही होगी। तो प्लीज इस क्लास से जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे और शुभ प्रभात। तो आज के हम डेली करंट अफेयर के हम बारे में बात करेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आप कड़ी मेहनत करेंगे तो कल को आप आसान बना सकते हैं। आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपके लिए परेशानी लेकर आ सकता है, बाधाएं आपको सामने दिख सकती है। तो आप अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपका प्रत्येक दिन अंतिम दिन होनी चाहिए। उस अनुसार अपने कार्य को अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करना चाहिए और रणनीतिक माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज को बेहतर कर सकता है वही व्यक्ति कल को अपने फ्यूचर बना सकता है, और जो व्यक्ति आज को वेस्ट कर सकता है वह व्यक्ति फ्यूचर में बर्बाद हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में आज का ही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक दिन एक नई दिन की शुरुआत होती है और नई दिन की शुरुआत उस व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई एक टारगेट होगा और कोई ना कोई एक जिम्मेदारी होगी। वही व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और व्यक्ति जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह व्यक्ति अपने दिन को बेहतर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई टारगेट ही नहीं है। तो किसी भी काम को करेगा तो आज कर लेंगे, 2 घंटों के बाद कर लेंगे, और दिन प्रतिदिन वह डिले करता जाएगा। उसको रिस्क लेने में इतना डर लगता है कि वह उसके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा, और वह व्यक्ति रिस्क के डर से आगे कदम नहीं बढ़ाता है। और जो व्यक्ति आगे कदम नहीं बढ़ाता है तो जिंदगी में वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जिसने जिसने रिस्क लिया है उसने एक इतिहास लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने आने वाले दिन प्रतिदिन को सही समय से यूज करिए और सही ढंग से पढ़ाई करिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। देख लीजिए, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी धनवान व्यक्ति हुए हैं, वो व्यक्ति ने अपने टाइम को अपने अनुसार चला है, परंतु किसी दूसरे के अनुसार नहीं चला है। जो व्यक्ति टाइम को वैल्यू करता है वह व्यक्ति जरूर सफल होता है, और जो व्यक्ति टाइम को वैल्यू नहीं करता है वह से टाइम डिलीट कर देता है। तो आप अपने समय को अपने उचित वैल्यू के साथ कार्य करिए, आप जरूर सफल होंगे। तो आज का यह मोटिवेशन कोड था, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप कितने घंटे का यूज सही समय पर किस कार्य के लिए और कितने घंटे निर्धारित कर रहे हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरा कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि लक्ष्य आपका है, आपकी जिम्मेवारी है और आपका समर्पण होना चाहिए। जिस व्यक्ति को समर्पण नहीं है वह व्यक्ति उस कार्य को करने में अक्षम है और वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्लीज आप अपने मोटिवेशन कोड के साथ अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, और हम आपके साथ हमेशा और हमारी टीम तत्पर आपके साथ सहयोग करेगी। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपको सूचित कर दें कि यह मेरा क्लास जो 9 बजे से होता था वह अब 8 बजे सुबह हो गया है। तो आप अपने दोस्तों को सूचित कर देंगे कि क्लास जो 9 बजे से चल रही थी वह 8 बजे से चल रहा है। और इस पीडीएफ को हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे तरह से अध्ययन कर सकते हैं, जो मेरे द्वारा बताया गया है या पढ़ाया गया है। तो आप सभी जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024, अल नजाह 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? जब भी दो देशों के बीच कोई अभ्यास आयोजित किया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जल्द से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यह अभ्यास ओमान में आयोजित किया गया है। और जब भी कोई अभ्यास आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास से आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे किसी भी देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास किया गया हो। और क्या कहता है कि जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो उस व्यक्ति के लिए जो एग्जाम दे रहा है तो अभ्यास टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह अभ्यास ओमान के सलालाह जगह पर इसको आयोजित किया गया है। और किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह भारत और ओमान के बीच यह संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। और यह अभ्यास कब तक चलेगा बच्चों? तो यह 13 से 26 सितंबर के बीच आयोजित होगा और इतने समयों में यह निर्धारित किया गया है। कोई भी अभ्यास किया जाता है तो अपने सैन्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए एक देश दूसरे देश के बीच अभ्यास करता है और अपने सामरिक क्षमता को सुकुशल बनाता है। और यह अभ्यास कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। और 2 वर्षों के बाद यह अल्टरनेटिव साल में एक देश में आयोजित किया जाता है, फिर अगले बार दूसरे देश में आयोजित किया जाता है। तो आपको कोई भी अभ्यास हो तो किस जगह आयोजित किया गया है और किन देशों के बीच आयोजित किया गया है और इसकी किन सेना के द्वारा आयोजित किया गया है, तो यह 4-5 टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान को रोकने के लिए इस अभ्यास को किया जा रहा है। और यह भारत और ओमान के बीच यह अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं कि इस अभ्यास का भारतीय सेना के दल के द्वारा किसके प्रतिनिधित्व किया है बच्चों? तो भारत के दल की तरफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया है। और इसमें कितने कर्मियों के द्वारा भाग लिया गया है बच्चों? इसमें 60 व्यक्तियों के द्वारा भाग लिया गया है, जो भारत की तरफ से ओमान में आयोजित किया जा रहा है। वहां पर भारत के सैनिकों के द्वारा यह अभ्यास शुरू किया गया है। अगर हम बात करते हैं ओमान के बारे में, तो ओमान का प्रतिनिधित्व किस सेना ने किया है बच्चों? तो ओमान की फ्रंटियर फोर्स है, उसके द्वारा इस अभ्यास का नेतृत्व किया जा रहा है। और इस अभ्यास में ओमान की तरफ से भी 60 कर्मी या 60 सेना के द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसमें टोटल 120 सैनिकों के द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया है। और बात करते हैं कि अल नजाह 2015 से यह अभ्यास शुरू किया गया है। यह 2015 में पहली बार शुरू किया गया था भारत और ओमान के बीच में। तब से यह प्रत्येक 2 सालों पर यह आयोजित किया जाता है। और पिछले साल का जो अभ्यास आयोजित किया गया है वह किस देश में आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह भारत में आयोजित किया गया था। और भारत में कहाँ किया गया था? तो यह राजस्थान के महाजन क्षेत्र में इस अभ्यास को आयोजित किया गया था। तो यह आपको जानना जरूरी है कि 24 का जो अभ्यास आयोजित किया गया है वह ओमान में आयोजित किया गया है,
और 2023 का जो अभ्यास किया गया था वह भारत में आयोजित किया गया था। और भारत में कहाँ किया गया था बच्चों? तो भारत के राजस्थान जिला में आयोजित किया गया था। तो यह आपको अभ्यास टॉपिक से विस्तृत जानकारी आपको दे दी गई है और आप इसे सही ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में किस देश ने अभी हाल ही में सदस्यता ग्रहण किया हुआ है? तो ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अल्जीरिया ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू सदस्य बना हुआ है। और अल्जीरिया अभी नया सदस्य बना हुआ है। इसके पहले कौन कौन से सदस्य अभी हाल ही में बने थे? तो अल्जीरिया से पहले मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और सऊदी अरब को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया था। तो यह न्यू जो सदस्य हैं वह आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी बैंक या किसी भी संस्था में न्यू सदस्य को या नए देश को शामिल किया जाता है तो वह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस बार किस देश को इस बैंक में शामिल किया गया है और इसके पहले कितने सदस्य इसमें भाग ले रहे थे या कार्य कर रहे थे, वह आपको बारे में जानकारी रखनी होगी। और यह बैंक ब्रिक देशों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित किया गया था और ये ब्रिक देश में कौन कौन से देश हैं बच्चों? तो इस देश में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है बच्चों, यह देश ब्रिक देश के सदस्य हैं और इन्हीं के द्वारा आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया है। उसके बाद से अन्य देशों को इस बैंक में शामिल किया जा रहा है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि आपको करेंट अफेयर से तो ये न्यू सदस्य देशों के मालूम होना चाहिए। अब उसका बेसिक क्या है, स्टैटिक क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। यानी एनबीडी का बारे में बात करते हैं। इसका हिस्सा कितना है? वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद इसका कितना है बच्चों? यह 2.24% है। और यही विश्व व्यापार के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो इस बैंक की हिस्सेदारी 16% निर्धारित किया गया है। और यह बैंक पहली बार कब विचार आया था स्थापित करने के लिए? तो ये बच्चों यह 2012 ईस्वी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब बैठक हुआ था, उसी समय न्यू डेवलपमेंट बैंक का विचार आया था और उस समिट में भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था अन्य सदस्यों के साथ। उसी समय यह पहली बार बात की गई थी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया जाना चाहिए। और उसके बाद इसकी स्थापना के समझौते के लिए 15 जुलाई 2014 को पोर्टफोलियो पर अन्य सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक प्रारूप गठित किया गया और उसके बाद उसकी स्थापना किया गया। अगर हम बात करते हैं इस बैंक की शुरुआत कब की गई थी, तो यह बैंक 21 जुलाई 2015 से यह कार्य करना शुरू किया था। परंतु इसका विचार कब आया था? अगर विचार पूछा जाए तो यह 2012 में आया था, परंतु इसको धरातल पर कब लाया गया है? तो 21 जुलाई 2015 को अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इसका मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई चीन में है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय की हम बात करते हैं
जब भी कोई बैंक की दो शाखाएं होती है, मुख्य शाखाएं होती हैं और एक क्षेत्रीय शाखाएं होती है। तो मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में बनाया गया और इसका क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में बनाया गया है। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से यह क्लास और यह टॉपिक आपके लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा पोर्ट ब्लेयर का अभी नाम चेंज कर दिया गया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है श्री विजयपुरम, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है सागरमाला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आजकल हाल में प्रत्येक राज्यों के द्वारा कुछ नाम चेंज किए जाते हैं और नियम संविधान के नियम के अनुसार उसको चेंज किया जाता है। तो उसी प्रकार भारत सरकार के द्वारा चेंज किया गया है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम का परिवर्तन कर दिया गया है और इसका नाम श्री विजय रखा गया है। और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार की यह राजधानी था पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब उसी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। जो आपको एग्जाम के दृष्टि से एक नंबर आपको पक्का है कि जो कोई सी भी शहर या संस्था का नाम परिवर्तित किया जाता है, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं कि यह पोर्ट ब्लेयर का तो नाम चेंज कर दिया गया, इससे पहले पोर्ट ब्लेयर में भारत के किस सदस्य के द्वारा वहां पर पहली बार झंडा फहराया गया था? तो भारतीय नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में अपने पहली बार वहां पर तिरंगा फहराया था। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री 126वें बर्थ एनिवर्सरी पर, पोर्ट ब्लेयर के 126वें बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान निकोबार आइसलैंड को 21 द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया है। 21 द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। कब किया गया है बच्चों? तो वह आपको 126वें वर्षगांठ जब मनाया जा रहा था, तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वहां के जो द्वीपों का नाम था उसके नामों को परिवर्तित कर दिया गया। उसको नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया बच्चों? तो 28 दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप के हॉलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप, यह 3 द्वीपों के नाम को परिवर्तित किया गया है। और यह 3 द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था और उसी के आधार पर इन द्वीपों का नाम परिवर्तित किया गया या बदला गया था। और ये नया नाम क्या दिया गया था बच्चों? तो हॉलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया था और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया था। तो यह 3 द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि जब भी द्वीप या शहर या संस्था या किसी देश का नाम परिवर्तित किया जाता है, वह बहुत ही उपयोगी हो जाता है कि एग्जामिनर के द्वारा उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको इसके बारे में संबंधित जानकारी है या नहीं है। आप अपने समाज में या देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं, इसके प्रति आप जागरूक हैं या नहीं हैं। इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर टॉपिक को जोड़ा गया है कि बच्चा केवल सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है या हमारे वातावरण या देश या विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही है प्रत्येक दिन, उसके बारे में उसके नॉलेज है या नहीं है। इसीलिए अवेयरनेस टॉपिक प्रत्येक सब एग्जाम में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस संस्था ने वर्टिकल लॉन्चर शॉर्ट रेंज सरफेस
टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSRSM सैटेलाइट को अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो यह किस संस्था के द्वारा परीक्षण किया गया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जल्द से कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और यह मिसाइल किस जगह से लॉन्च किया गया है? तो यह मिसाइल उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। और इस मिसाइल में DRDO और नेवी, यह दो संस्थाएं के द्वारा इस मिसाइल को सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। और यह मिसाइल कैसी मिसाइल है बच्चों? तो यह लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर है। ठीक है, लैंड बेस्ड वर्टिकल मिसाइल है। उसके बाद यह सतह से वायु में मार करने की क्षमता रखता है। और यह मिसाइल पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। किसी विदेशी देश के द्वारा इसमें कोई पार्ट का नहीं यूज किया गया है। वह पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल बनाया गया है। तो यह आपको जानना भी जरूरी है कि कभी कभी कोई मिसाइल की बनाया जाता है तो कुछ पार्ट हम विदेश से मंगाकर उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो वह मिसाइल केवल स्वदेशी नहीं हो सकता है, परंतु वह दोनों देशों की भागीदारी हो सकती है। परंतु यह मिसाइल यह स्वदेशी बनाया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय संस्था DRDO और भारतीय सैनिक सेवा नेवी के द्वारा इस मिसाइल को किया गया है। और कहां से किया गया है? तो इसे उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। और इस मिसाइल में रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर एक ऐसा सिस्टम है जो लगाया गया है। वह फ्रीक्वेंसी के बारे में यह आपको सूचित करता है, जो इस मिसाइल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और यह कम ऊंचाई पर भी उड़ने की क्षमता रखता है। अधिकांश मिसाइल होते हैं उसको फाइट करने के लिए अधिक ऊंचाइयों की आवश्यकता होती है। और परंतु यह मिसाइल कम दूरी पर भी यह सफल रूप से उड़ सकता है और अपने लक्ष्य को भेज सकता है। तो इसलिए यह मिसाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, NDS हो गया, CDS हो गया, MTS हो गया या UPSC हो गया, या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जामिनर के द्वारा हाल में जो परीक्षण किया गया होता है मिसाइल का, उससे संबंधित क्वेश्चन मॉडिफाइड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह मिसाइल कितने ग्राम का है बच्चों? तो यह मिसाइल 170 kg का यह मिसाइल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। कभी मिसाइल की वजन के बारे में भी पूछ लिया जाता है और उसकी मारक क्षमता के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और यह 12.9 फीट लंबी मिसाइल का व्यास कितना है बच्चों? तो यह 7 इंच व्यास के रूप में इसका यूज किया गया है। और 20 इंच का विंग्स लगे हुए हैं। उसके जो है उसके बर्न है, तो उसका यह 20 इंच का यूज किया गया है। और यह इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव फ्री फ्रेगमेंट वारवेड भी लगा हुआ है, जो जब हम मिसाइल को छोड़ते हैं और आगे बढ़ता है और उसके अंदर जो थ्रस्ट होते हैं और पीछे की तरह निकलता है, तो इससे क्या होता है? वह मिसाइल ऊपर की तरह बढ़ता है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता है। तो इस सिस्टम को इस मिसाइल में यूज किया गया है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है बच्चों इस मिसाइल की? तो इस मिसाइल की मारक क्षमता 80 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। तो आपको कोई भी मिसाइल के अध्ययन कर रहे हैं
तो उसकी मारक क्षमता क्या है और कितने वजन का है और इसका व्यास क्या है और यह किस संस्था के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है और उस मिसाइल को किस संस्था ने डेवलप किया है। तो ये इतने तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको डायमेंशन में सही ढंग से अध्ययन करेंगे, नहीं कि केवल एक फैक्ट के आधार पर पढ़ लिए हैं। आप सोचेंगे कि उसे हम अध्ययन कर लिए हैं तो हम सफल हो सकते हैं, परंतु ऐसे अध्ययन से आप सफल नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं, यह मिसाइल अधिकतम कितने फीट की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है? तो यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक यह जा सकता है। यह धरती से 52,000 फीट की ऊंचाई तक की मारक क्षमता के बीच इसे जो भी लक्ष्य दिया जाएगा उस लक्ष्य पर यह वार करेगा और सफल होकर रहेगा। और इसकी अधिकतम स्पीड कितनी है बच्चों? किसी भी मिसाइल को एक गति भी निर्धारित किया जाता है, तो इसका अधिकतम स्पीड 4.5 मैक है। ठीक है, तो यह इसके गति के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं या तो यह 55 तो 56.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी यह मिसाइल दाग सकती है और यह कार्य कर सकता है। और इस मिसाइल की एक खास विशेषता यह है कि यह 360 डिग्री पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि 360 डिग्री पर वह किसी भी क्षेत्र में, लेफ्ट हो, राइट हो, अप हो या डाउन हो, वह जिधर चाहेगा उधर अपने लक्ष्य को टारगेट करेगा और उसे वस्तुनिष्ठ कर दे सकता है, उसे अपने लक्ष्य के प्रति उसे बर्बाद कर सकता है। तो इस मिसाइल के बारे में आपको यह बता दिया गया है। और यह मिसाइल किस संस्था के द्वारा बनाया गया है बच्चों? तो यह मिसाइल DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के द्वारा बनाया गया है। तो यह आपको पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि यह किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यह DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा परीक्षित किया गया है। तो यह आपको इस मिसाइल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस शहर में डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुरुआत या शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए जोधपुर होगा। जोधपुर में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। और यह स्वदेशी हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का इस एक्सपो में प्रदर्शन किया जाता है। जिस तरह यहाँ एक्सपो की बात किया जा रहा है, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल बनता है या हथियार बनती है तो एक एक्सपो का प्रदर्शन किया जाता है, उसमें वो हथियार से संबंधित प्रदर्शनी लगता है। उसी प्रकार हम किसी मेले में जाते हैं तो उस मेले के बारे में हम पता करते हैं। तो हथियार से संबंधित यह एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। और उसी समय राजस्थान में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन भी किया गया है। ठीक है, और इसी आयोजन में रक्षा मंत्री भाग लेने के लिए भी गए थे। तो एक साथ उन्होंने 2 कार्यों का संपादन किया है। और यह अभ्यास कितने प्रमुख देशों के बीच आयोजित किया गया है बच्चों? तरंग शक्ति अभ्यास यह 7 प्रमुख देशों के बीच 7 प्रमुख
देशों के बीच तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है और इस अभ्यास में 7 प्रमुख देशों ने इसमें भाग लिया हुआ है। ये कौन कौन से देश हैं बच्चों? तो यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस के वायु सेना के प्रमुख अधिकारी के द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि तरंग शक्ति अभ्यास में कितने देशों के सेना ने भाग लिया है बच्चों? तो 7 देशों के सेना ने भाग लिया हुआ है और यह इसलिए अभ्यास किया जाता है कि अपनी सामरिक क्षमता को बेहतर करने के लिए एक देश दूसरे देश के साथ अभ्यास करते हैं। और वहीं हम बात करते हैं कि इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो पर्यवेक्षक के रूप में बांग्लादेश को इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है और 7 प्रमुख देश इस अभ्यास में भाग लिया हुआ है। तो आप कभी कभी पर्यवेक्षक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश भाग लिया हुआ है? तो इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया हुआ है। और तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान कई तरह के अभ्यास किए गए हैं, ठीक है। इसमें कई तरह के अभ्यास किए गए हैं। उसमें है लार्ज फोर्स इंगेजमेंट, एयर मोबिलिटी ऑपरेशन, डायनेमिक्स टारगेटिंग और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन और कम्बैक्ट सर्च रेस्क्यू और मिक्स फॉर्मेस इनटू रिफ्यूलिंग जैसे इस अभ्यास में किया गया है, जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तरंग शक्ति 2024 भारत में यह पहली बार बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और यह आपको जानना जरूरी है। और यह अभ्यास किस देश के आधार पर किया जा रहा है बच्चों? तो यह अमेरिका के रेड फ्लैग अभ्यास के आधार पर इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो आपको एग्जाम के दृष्टि से यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एक्सपो उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, वो भी आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ बाउंड कनेक्ट ब्रिज। नॉर्थ बाउंड कनेक्ट ब्रिज का हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है एकनाथ शिंदे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? कमेंट करके जल्द से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा नॉर्थ बाउंड कनेक्टर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और यह नॉर्थ बाउंड कनेक्टर ब्रिज यह किस राज्य में बना है बच्चों? तो महाराष्ट्र में बना हुआ है और वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा उद्घाटित किया गया है। और यह किन 2 शहरों को जोड़ेगा बच्चों? तो यह कोलेस्ट्रल रोड बांद्रा बर्लिन सी लिंक से जोड़ता है। यह मुंबई के 2 समुद्री क्षेत्रों को एक में जोड़ता है, जिससे यह समय की बचत होगा। जो अधिक समय लगता था वह इस ब्रिज के यूज करके आप कम समय में अधिक सफर कर सकते हैं। इसलिए इस नॉर्थ बाउंड कनेक्टर ब्रिज का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है। और यह दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई के सफर करने में कितना समय लगता था बच्चों? तो यह 20 से 25 मिनट में आप पहले कर सकते हैं। अब इसके पहले 40 से 60 मिनट लगता था। 40 से 60 मिनट का समय दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई के शहर सफर करने के लिए
40 से 60 मिनट लगता था, परंतु अब इस ब्रिज के बन जाने से मात्र 20 से 25 मिनट में आप इस शहर को सफ़र कर सकते हैं। तो यह समय की बचत करने के लिए ब्रिज का निर्माण वहाँ की सरकारों के द्वारा किया जाता है और यह समुद्र पर बनाया गया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? आपको फिर सूचित करते हैं कि आप मेरे क्लास से सुबह 8 बजे जुड़ जाइए, क्योंकि समय परिवर्तित हो चुका है। तो यह आपको याद करके रखना है और अपने बच्चों के दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और उनको सूचित करना है। तो यह सम्मेलन किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है बच्चों? तो यह सम्मेलन ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी है जेपी नड्डा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा इस हाइड्रो सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। और यह कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो जब भी सम्मेलन हो तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है और किस स्थान पर किया गया है और उस सम्मेलन की थीम क्या है और उस सम्मेलन से चर्चित महत्वपूर्ण बातें क्या निकल कर आई हुई हैं। तो यह आपको 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जब भी हम सम्मेलन की बात करेंगे तो क्या होता है, इतने डायमेंशन के आधार पर हम सम्मेलन टॉपिक को तैयारी करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण सम्मेलन से प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सम्मेलन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएंगे। तो यह सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। पहला क्वेश्चन एक हो गया। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों इस सम्मेलन का? तो इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र से आगे ले जाना है। हाइड्रोजन के क्षेत्र में, हरित ग्रीन क्रांति के हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को विकसित करना है। इसीलिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। और यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह सम्मेलन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अगर हम पूछें कि शुरुआत कब किया गया था बच्चों, तो इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 ईस्वी को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया गया है। तो आप जब भी इस सम्मेलन से संबंधित कोई टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे ब्रॉड लेवल पर कीजिए, नहीं कि माइक्रो लेवल पर। अध्ययन आप जब भी करेंगे तो आप एक दुविधा के संकट में फंसे रहेंगे, क्योंकि यह आएगा या नहीं आएगा। परंतु एक डायमेंशन पर आप अपने तैयारी को करेंगे तो एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। किस शहर में किया जाएगा बच्चों? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है वाराणसी।
तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तुरंत कमेंट करिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। और यह कौन से नंबर का यह सम्मेलन है, यह कौन सा संस्करण है? आपको हम बताए थे कि जब भी आप सम्मेलन को तैयार करिए तो उसका अध्यक्ष, संस्करण, स्थान, अध्यक्षता और उस सम्मेलन का थीम क्या है, इतने 5-6 पॉइंट हैं, उसी को आपको पढ़ना है और उसी से क्वेश्चंस बनता है और उसके बाहर सम्मेलन में कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सम्मेलन का यह चौथा संस्करण है। इसके पहले 3 सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। यह चौथा सम्मेलन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, और यह ईयर 2024 में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है बच्चों? तो यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है और न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजित किया जाएगा। और यह किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी सूचना पहले मिल गई थी तो मैंने आपको बता दिया है। और आज यह सम्मेलन की बैठक होगी और उसमें जो भी डिस्कस होगा वह शाम तक एक सूचना के द्वारा बता दिया जाता है। तो यह किसके द्वारा आयोजित उद्घाटित किया जाएगा बच्चों? तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। और इसी सम्मेलन में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अब यह सिक्का कितने का हो सकता है यह अभी कंफर्म नहीं है, परंतु एक सिक्का जारी किया जाएगा और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और उसके साथ राजभाषा भारती पत्रिका भी जारी किया जाएगा। इस सम्मेलन में राजभाषा भारती पत्रिका का भी उद्घाटन किया जाएगा और वितरित किया जाएगा। और गृह मंत्री राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी वितरित करेंगे। तो आपको अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आज उस व्यक्ति का नाम को अनाउंसमेंट होगा और उसे राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उसी के साथ राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की भी घोषणा किया जाएगा और उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना होगा और अपने अध्ययन को बेहतर करना होगा, क्योंकि जब आप दिन प्रतिदिन अपने अध्ययन के प्रति जागरूक होकर समय सीमा के अंदर जब पढ़ाई करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। और जो व्यक्ति समय का वैल्यू नहीं करता है वह व्यक्ति बहुत ही दुविधा के संकट में रहता है। तो आप जब पढ़ने आए हुए हैं तो समय का सही सदुपयोग करिए, अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहिए और एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करिए, तो आप जरूर सफल होंगे। तो यह आपको डेली करेंट अफेयर के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। और फिर एक बार आप याद कर लीजिए कि जो मेरा क्लास 9 बजे से होता था वह आपको सुबह 8 बजे हो गया है। और एग्जाम की दृष्टि से यह करेंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और लाभदायक है। तो प्लीज़ आप सभी हमारे क्लास से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।